हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम लेकर आए हैं एमएचटी सीईटी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सेशंस। हमने बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी हम प्रैक्टिस ले रहे हैं। तो आज का अपना ये जो सेशन है, दिस इज पार्ट 2 ऑफ अवर एमसीक्यू सीरीज। पार्ट 1 में मैंने बायोलॉजी के एमसीक्यूज कराए थे। अब पार्ट 2 में आज हम कुछ बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी सबसे पहली बात, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है क्या मैम कि हम ये बुक पढ़ेंगे तो अब हमको पूरा मार्क्स मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कि किसी भी प्रॉब्लम में आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कितना जनरल नॉलेज पता है, बेसिकली अवेयरनेस आपको कितनी है अपने आसपास के एग्जाम से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट। बस इसको थोड़ा सा मेडिकली कनेक्ट करके पूछते हैं, इसीलिए इसमें एग्जाम्स के बारे में, अलग अलग योजना के बारे में, जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना है, कौन से साल में शुरू हुई थी, कौन से चीफ मिनिस्टर ने शुरू की, उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जितना भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो उतना अच्छा स्कोर करने का चांसेस है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो हर कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे वादे दे रही है कि हम आपके लिए ये लाएंगे, हम आपके लिए वो लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भलाना ढिमकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट द पॉइंट इज कि कैसे टाइप के नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं जो मेडिकली फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड हो, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में पढ़ना चाहिए ऑन गूगल, ऑन न्यूज़पेपर्स, और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, छोटी छोटी। तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। बायोलॉजी नहीं, पूरा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कैसे होता है, 100 एमसीक्यूज का पेपर कैसे आता है, इसका एक सैंपल पेपर मैंने अपने ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो पेपर कैसे मिलेगा हमारे ऐप से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इज, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कोर्स नर्सिंग। मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। नर्सिंग में एजुकेशन, थ्योरी और ऑटोनॉमी से ज्यादा केयरिंग फीचर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केयरिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग नर्स अपॉइंट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा बहुत बार सीनियर सिटीजन्स वगैरह जो अकेले रहते हैं, जिनका थोड़ा बहुत मेडिकल कंडीशन रहता है, तो उनके लिए एक नर्स हायर की जाती है जो उनको इमोशनल, मेडिकल सारा सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इट डिलिनिएट्स नर्सिंग फ्रॉम अदर प्रोफेशंस। बाकी सारे प्रोफेशंस में ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, बट नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें केयरिंग कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप किसी की केयर नहीं कर सकते, अगर आप किसी के प्रति इमोशनल नहीं हो, तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप इसका आंसर देने का ट्राई करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। These are nursing intervention that requires knowledge, skill and expertise of multiple health professionals. Knowledge, skill and expertise ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कैसे फीचर्स है? दे आर इंटरडिपेंडेंट। एक नर्स के पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल और प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। These are the interdependent, not independent, interdependent functions that needs expertise and skills of multiple health professional. For example, समझो अगर किसी बच्चे को कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है एंड द डॉक्टर ऑर्डर्ड हाई प्रोटीन डाइट। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, उसका नेफ्रॉन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। नेफ्रॉन्स काम नहीं करेगा मतलब किडनी इज माल फंक्शनिंग। अगर किडनी माल फंक्शन कर रही है मतलब प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, प्रोटीन उसके यूरिन से बाहर जा रहा है। और अगर डॉक्टर ने उसको हाई प्रोटीन खाने बोल दिया तो ये तो उसकी किडनी के लिए और ज्यादा मुसीबत वाली बात हो जाएगी।
So then work together. Budek then worked together with the dietitian about the age appropriate high protein foods that can be given to the child, including the preparation to entice the child into eating the food. मतलब क्या बोला गया है इसमें कि अगर कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से डायग्नोस हुआ है और अगर उसको हाई प्रोटीन डाइट बोला गया है तो उस डाइट को कैसे टाइम टू टाइम लेना है ये डाइटिशियन और प्रॉपर केयर टेकर की मदद से डिसाइड किया जाएगा कि उस बच्चे की एज क्या है, उसका फिजिकल पैरामीटर कैसा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये सारी चीजें भी उसमें आती है। तो नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज, ये तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर नर्सिंग प्रोफेशनल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन, यू ट्राई टू आंसर इट। Dash are adjunctive to the practice of medicine in the maintenance or restoration of health and normal functioning। अगर समझो आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो कौन से डिपार्टमेंट की मदद से आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट फिनिश हो सकता है, मतलब व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर ट्रीटमेंट। जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो सर्जरी वगैरह हुई, मेडिकेशंस चालू है, फिर लास्ट में हम फिजियोथेरेपी करते हैं, करेक्ट एक्सरसाइजेस वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, बेसिक मूवमेंट्स पे, तो ये सब आता है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में। नर्सिंग कोर्स पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में आता है। इट इज एडजंक्टिव। एडजंक्टिव मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, जो मेन फील्ड के साथ एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी फील्ड है विच कॉम्प्लीमेंट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम, द एक्चुअल कोर्स। ओके, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स आर एडजंक्टिव, मतलब दे आर कनेक्टेड टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन to maintain and to restore the health and normal functioning of the individual। इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसमें कौन से कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में? नर्सेस, थेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वोकल कॉर्ड थेरेपिस्ट होते हैं, ऑल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, देन अदर एंसिलरी पर्सनल इन्वॉल्व इन मेडिकल केयर, मतलब आपके मेडिकल फैसिलिटीज जो डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते, जो डायरेक्ट डॉक्टर नहीं होते, बट उनके अलावा जो भी नॉन सर्जिकल या नॉन डॉक्टर वाले जो डिग्री वाले लोग होते हैं, दे ऑल कम अंडर पैरामेडिकल कोर्सेज। इट इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड स्पेसिफिकली टू हाईली ट्रेन्ड पर्सन्स who share with physicians the direct responsibility for patient care। मतलब क्या बोला गया इधर पे कि ज्यादा करके डॉक्टर, पेशेंट और पैरामेडिक, इन तीनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन होता है। मतलब they have to be open to each other so that they can understand each other's problems, requirements in order to solve the प्रॉब्लम। ओके, कोई भी कंडीशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए इन तीनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पहले ही दिख गया, ठीक है, फाइन, व्हाटएवर। चलो देखते हैं, पहले आधा ही आंसर दिखा है, पूरा नहीं मिला है आंसर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। A patient in the cardiac unit is connected about the risk factors associated with atherosclerosis। atherosclerosis मतलब क्या होता है, जब आपके ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है। Which of the following are hereditary risk factors for atherosclerosis? ये अपना क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। atherosclerosis में क्या होता है? यस, अथेरोस्क्लेरोसिस में फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज देखी जाती है। इट इज एन इनहेरिटेड रिस्क फैक्टर दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू अ लाइफस्टाइल चेंज। Having a first degree relative with heart disease has been shown to significantly increase risk। Atherosclerosis is thickening of hardening of arteries caused by buildup of plaque in the inner lining। मतलब क्या बोला गया है कि अगर मेरी मम्मी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो मुझे भी वो हार्ट प्रॉब्लम होने के डायरेक्ट चांसेस है, बिकॉज आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड, आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माई मदर। मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी की मैं फर्स्ट डॉटर हूँ, तो मेरे पास वो रिस्क होने के ज्यादा चांसेस है। तो हार्ट डिजीज या अथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, या फैट डिपॉजिट करने का, फैट मेटाबोलाइज नहीं करने का जो कैपेसिटी होता है, ये अपने जीन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम अथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। मतलब अभी रिसेंटली मेरी नानी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मैं खुद गई थी उनके साथ डॉक्टर के पास, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपके घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम था क्या? मतलब माझ्या आजीचं आता ऑपरेशन झालंय, मेरी नानी का अभी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनको पूछा गया कि आपके मम्मी को, आपके पापा को या आपके सिबलिंग्स को किसी को हार्ट प्रॉब्लम था क्या? तो सबसे पहला
इनहेरिटेंस देखा जाता है, उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखे जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से डायरेक्ट अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, इसमें इनहेरिटेंस, एज, सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स एट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल्स एंड हेल्थ स्टेटस एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फीमेल की हेल्थ, फीमेल की हाइजीन, अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है? यस, नेशनल मेंटल हेल्थ, नेशनल किशोरी शक्ति, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नेशनल किशोरी शक्ति प्रोग्राम। इट एम्स एट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल्स। तो देखो अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो आए दिन आपको न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है। दिस इज जनरल नॉलेज। कौन बनेगा करोड़पति में कैसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, किसी का भी क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड है। इसमें 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में से रहेगा, बट बाकी के 10 क्वेश्चंस विल बी समवेयर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर रियल लाइफ एंड इट विल बी कनेक्टेड टू योर सराउंडिंग, कि एक्चुअली में क्या प्रोग्राम्स और क्या ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्रोग्राम है, ये लड़कियों की डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका मैच्योरिटी, उनका मेंटल हेल्थ, सारी चीजों के लिए काम करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हो। ठीक है मॅम, हे क्वेश्चन केले तर असेच क्वेश्चन येणार का? सेम टू सेम डिक्टो हेच क्वेश्चन येणार की नाही ते मी सांगू शकत नाही, कारण नर्सिंग एग्जाम हा फक्त आता सेकंड ईयर होतोय। सीईटी एग्जाम बहुत सालों से हो रहा है, तो उसका पैटर्न हमको पता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग एग्जाम का अभी ये सेकेंड ईयर है, तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे दैट इज रियली अनप्रेडिक्टेबल, पण बहुत ज्यादा डिफरंट क्वेश्चन्स नाही आएंगे, थोडेफार क्वेश्चन्स असेच असणार, म्हणून खूप जास्त घाबरू नका। पण आता दिवस आहेत, अजून खूप दिवस आहेत तुमच्याकडे, 15-16 दिवस आहेत। तो आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे ध्यान दो। बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, फिजिक्स केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, इंग्लिश का ग्रामर कवर करो, और थोड़ा थोड़ा आपके न्यूज़पेपर्स में, आजू बाजू में, हॉस्पिटल्स में जाके देखो, बोर्ड पे अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि आज ये सर्वे हो रहा है, आज इसका मेडिकल टेस्ट है, ये मेडिकल टेस्ट क्यों हो रहा है। इंस्टा पे आजकल एक वैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन से कौन से टाइप का कैंसर होता है, मतलब अगर वो वैक्सीन नहीं लिया तो कौन से, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे जो जनरल नॉलेज है जे तुम्ही इंस्टावर बघता, फेसबुकवर बघता, न्यूजपेपर्स मध्ये ते वाचायला स्टार्ट करा, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। पण आता याचा अर्थ हे नाहीये की तुम्ही इंस्टाग्राम वापरायला सुरू कराल, इंस्टाग्राम वापरने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि सेम इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर पे भी आती है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आजू बाजू के क्लिनिक में जब आप जाते हो तो उधर के पोस्टर्स पढ़ो, ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर टू इम्प्रूव हेल्थ पीपल मस्ट फर्स्ट हैव। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज लोगों के पास क्या होनी चाहिए? यस, दे शुड फर्स्ट हैव देयर बेसिक नीड्स मेट, बाकी सब बाद में, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, ये पहला चीज उनको मिलना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ प्रमोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी सब बाद में अपने आप हो जाता है, बट प्राइमरी नीड्स पहले फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेंट्स इज एसेंशियल फॉर। आप किसी भी सोसाइटी के हेल्थ पैरामीटर के बारे में क्यों सर्वे करते हो, का गरज आहे त्याची? Why do you need to survey? Why do you need to collect data about health of different individuals of different community? In order to organize effective programs, ताकि वहां के लोग और ज्यादा खुद को कैसे हेल्प कर सके, to improve the health of all the individuals. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन आहे। हाँ, आता असला क्वेश्चन आलं की तुम्हाला त्याची खात्री असणार की नाही, आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक्स में रहता है, ये थोड़ा मेडिकल का डीप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे या कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता है तो ये ऐसे केबीसी टाइप्स क्वेश्चंस है। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? दिस इज व्हेरी जनरल क्वेश्चन। हा क्वेश्चन तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये, पण हा क्वेश्चन कधी ना कधी तुम्ही ऐकलं असणार टीव्हीवर, न्यूज चॅनलवर, रेडिओवर। तो बताओ, पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? यस, इट वॉज स्टार्टेड इन 1995। ऐसा याद रख सकते हो कि जिस साल अंजलि मैम पैदा हुई थी उसके एक साल पहले ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ओके, सो दिस पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1995। व्हाट वाज द मेन रीजन? ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया?
so that जो हजारों लोग, काफी लोग जो मर रहे थे, वो इस पर्टिकुलर पोलियो नाम की बीमारी से बच सके. इट एम टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन थ्रू इम्प्रूव सोशल मोबिलाइजेशन. क्योंकि पोलियो वायरस क्या करता है, ये आपके बॉडी के मोबाइल ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट कर देता है, अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मोटिलिटी स्टॉप हो जाती है, फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हाँ, ये देखो, ये लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है. पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, India had received polio-free certification from World Health Organization on 27th March 2014. तो फाइनली 2014 में इंडिया का जब सर्वे किया गया तो एक भी पोलियो केस देखने को नहीं मिला और हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिला की नाउ अवर कंट्री इज फ्री ऑफ पोलियो पेशंट्स. ओके, सो ये भी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे. असे क्वेश्चन्स पण येऊ शकतात. म्हणून मी सांगते, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जेवढे पण कलरफुल बॉक्सेस असतात ते कलरफुल बॉक्सेस कधीही ऑप्शन मध्ये ठेवू नका. By which one of the following specified reporting format the data on epidemic prone disease on weekly basis is collected under integrated disease surveillance program? So basically this is IDSP, integrated disease surveillance program. अभी कोरोना हुआ था तो न्यूज चैनल्स में ना अलग अलग ग्राफ बताते थे कि चाइना में इतने लोग मर गए, इटली में इतने लोग मर गए, इंडिया में ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऐसा ऐसा. तो वो जो डेटा रहता है, वो डेटा कलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. ठीक है, कौन से फॉर्मेट से कौन सा डेटा आप कलेक्ट करते हो वो पूछा गया है. आता मी हे अपेक्षा नाही ठेवू शकत की तुम्हाला हे माहित असलंच पाहिजे, बट जिन लोगों को मेडिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आदत है, जिनको ऐसे केसेस स्टडी करने की आदत है, इसको केस स्टडी बोलते हैं, उनको थोड़ा बहुत ये पता रहेगा कि पीसीआर टेस्ट किया जा रहा था, आरटीपीसीआर फॉर कोरोना डिटेक्शन, और अभी इतना बड़ा पैंडेमिक अपने वर्ल्ड में आके गया है, पूरा दुनिया तबाह हो गया था उसके वजह से. तो ये थोड़ा सा करंट सिनारियो के ऊपर जनरल क्वेश्चंस है. कौन सा टेस्ट कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है आपको इधर दिया है. एस इज फॉर सस्पेक्टेड केसेस, कि शायद इनको ये बीमारी हो सकती है. पी इज फॉर प्रिजम्पटिव केसेस एंड एल इज फॉर लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस. तो ये तीनों टाइप के केसेस हम यूज करते हैं सर्वे करने के लिए. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. A client 30 weeks pregnant, a woman who is 30 weeks pregnant is scheduled for biophysical profile BPP. To evaluate the health of her fetus, her BPP score is 8. What does this score indicate? BPP का स्कोर क्या इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं है. BPP वैल्यू बेसिकली फीटस की हेल्थ बताता है. 5 पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं उसमें. कौन से पैरामीटर्स? फीटल का ब्रीदिंग मूवमेंट, उसका बॉडी का मूवमेंट, फुल बॉडी मूवमेंट, फीटल का टोन, रिएक्टिव फीटल हार्ट रेट एंड क्वांटिटेटिव एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, उसका बॉडी का साइज, उसका हार्ट रेट और उसका एमनियोटिक फ्लूइड. अ नॉर्मल रिस्पॉन्स फॉर ईच वेरिएबल रिसीव्स 2 पॉइंट्स. तो जो नॉर्मल फीटस होता है, अगर उसके ये 5 एक्टिविटीज नॉर्मली काम करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी एंड फिफ्थ एक्टिविटी, तो पर एक्टिविटी द फीटस रिसीव्स 2 पॉइंट्स. तो ये जो औरत है इसका स्कोर है 8. तो इधर पे देखो क्या बोला गया है, अ स्कोर बिटवीन 8 and 10 इज कंसिडर्ड नॉर्मल. सो दिस वुमेन इज नॉर्मली प्रेग्नेंट. ठीक है, हर फीटस इज नॉट इन डेंजर, ही और शी इज ग्रोइंग नॉर्मली. ओके, चलो दिस इज समथिंग न्यू जो मैंने भी आज नया पढ़ा और आपने भी आज नया पढ़ा. तो ऐसे हम बहुत सारे नर्सिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको भी थोडा नया इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, मुझे भी थोडा नया इन्फॉर्मेशन पता चलेगा. मला पण यावर्षी नर्सिंग सीईटीची एक्झाम द्यायची होती, म्हणजे मला मग तुम्हाला सांगता आलं असतं की ऍक्च्युअली कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येतात. पण नर्सिंग एक्झाम ज्या दिवशी होतीये, आधी 24-25 ला होणार होती, मग आता 28 मे ला होणार. तर त्यावेळी मी मुंबईमध्येच नाहीये, म्हणजे आय एम रिटर्निंग बॅक ऑन 29th. मी 29th मे ला परत येते आणि 28 ला एक्झाम आहे, म्हणून माझी ती पण एक्झाम गेली. आता बघूया, जर एक्झाम 30 तारखेला पोस्टपोन झाली तर मे बी मला एक्झाम देता येईल, सो दॅट आय कॅन हेल्प नेक्स्ट बॅच. पण ठीक आहे, जर एक्झाम नाही पण देता आली तरी तुमच्यातलं कोणीतरी मला ऍप वरती तुमची ऍडमिट कार्ड पाठवा आल्यावर, सो दॅट आय कॅन चेक ऑब्जेक्शन्स वगैरे काय असतील किंवा आन्सर की असेल तर ते चेक करून मी सांगू शकते नेक्स्ट बॅचला की कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येतात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash are generally more effective in changing human behavior during health education program. तो कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में हमको ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते हुए दिखाई देता है? मास मीडिया.
करेक्ट, यस। सी मास मीडिया देखा जाए तो वैसे तो वो आजकल मास मीडिया को कोई इतना भाव नहीं देता है, न्यूज चैनल्स वालों को, न्यूज़पेपर्स वालों को, क्योंकि ऐसा बोला जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट न्यूज रिपोर्टर्स, मैं खुद 12वी में जब मैं थी तो मेरा ऐसा था की चला मी न्यूज रिपोर्टर बनते, मला अँकरिंग करायची खूप हाऊस आहे, म्हणजे मी खूप शोज ऑर्गनाइज केलेत। तो पर अभी धीरे धीरे ना, उस टाइम पे क्रेज बहुत था, 12 साल पहले की बात कर रही हूँ, माझी 12वी झाली 2012 मध्ये, ठीक है। मास मीडिया का उस टाइम पे काफी इफेक्ट था, बट धीरे धीरे करके ऐसे बोले जाने लगा कि ये रिपोर्टर बिक गया है, ये एक सरकार तो बिक गई है, ये बिकी हुई है गवर्नमेंट, ऐसा आपने मीम देखा होगा। तो मास मीडिया आर जनरली लेस इफेक्टिव इन चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। Mass media campaigns are widely used to expose high proportions of large population to messages through the regular use of existing media। मतलब क्या बोला गया है कि आजकल ज्यादा कोई मास मीडिया का सुनता नहीं है, ज्यादा कोई फॉलो करता नहीं है, आजकल लोग सोशल मीडिया का सुनते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो मास मीडिया मतलब न्यूज रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स का सुन के, अभी देखा ना आप लोग कितना पैनिक हो गए थे, 10 मेला रिजल्ट आहे, 10 मेला रिजल्ट आहे, सूत्रों के अनुसार 10 मई को रिजल्ट लगने वाला है, महाराष्ट्र के बच्चों के मन में भौकाल मचा हुआ है, ऐसा ऐसा तो न्यूज देते हैं भाई साहब, पर 10 मई को रिजल्ट आया क्या? फुस, नहीं आया। मैंने पहले ही बोला था, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं आ जाता किसी भी न्यूज चैनल वाले को ट्रस्ट मत करो बाबा, ठीक है। So I am not against news reporters. My best friends are news reporters. They work in news industry. I love mass media. Okay, but what am I trying to say? कि वो छोटी सी भी बात को बड़ा सा करके बताते हैं, जिसके वजह से जो अवेयर पीपल नहीं है, मतलब जिनको करेक्ट रूट पता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मास मीडिया वाले हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या नहीं लिखेंगे, महाराष्ट्र HSC रिजल्ट ऑन 10th में क्वेश्चन मार्क, मतलब बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं देखते, वो सिर्फ इतना देखते हैं की महाराष्ट्र का रिझल्ट 10 मे को आ रहा है, तुम्ही क्वेश्चन मार्क बघत नाही। तर इथे मास मीडिया सेफ खेळून जातं। मास मीडिया बोलता है भाई मैंने तो क्वेश्चन मार्क डाला था, मैंने ये नहीं बोला कि 10 मई को आ रहा है रिजल्ट, मैंने बोला कि शायद 10 मई को रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा मास मीडिया का ज्यादा अभी इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पंच महाभूता इज रिलेटेड टू, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, डैश सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पंच महाभूत कौन से मेडिसिन सिस्टम से रिलेटेड है ये? इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा। काफी सिंपल है ये, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेदा नहीं होता एक्चुअली, आयुर्वेद होता है, वो वेदा मेरे पढ़ने की आदत है, इट्स आयुर्वेद। आयुर्वेदिक सिस्टम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम्स दैट वी ऑल नो। हम सबको ये चीज पता है, अगर तुमको ये चीज नहीं पता तो फिर मार खाओगे, फिर मोबाइल से बाहर निकलो, घानेरडे Gen Z generation. If you don't know, if you know, then very good Gen Z generation. Okay. So Ayurvedic system is one of the world's oldest medical systems, and it remains one of the India's traditional healthcare system. It is the best medical system. ठीक है। मेरी नानी दादी का आज भी जो सोल्यूशन है वो ऐसे फट से काम करता है। जितना जल्दी अपना इंग्लिश मेडिसिन काम नहीं करता, एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करता, उतना जल्दी आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करता है। Ayurvedic treatment combines products mainly derived from plants but also includes animals, metals and minerals, diet, exercise and normal lifestyle। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आज के टाइम पे आप इतना जिम जाते हो और ऐसा चक्री आसन करते हो, पहले के टाइम पे तो आजी लोग ऐसे करके गेहूं पीसते थे ना, तो उनका तो वैसे ही पूरा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता था। तो ऑल दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू अवर आयुर्वेद। ओके नेक्स्ट, of the 6 billion people in the world, how many live without safe water? Approximately 1.1 billion people, one of the 6 billion people, 1.1 live without safe water. मतलब without chlorinated, without purified, they live without safe water, non potable water, ठीक है। next, signals of an allergic reaction to bees are, okay, अगर किसी को कभी किसी ने मधुमक्खी ने काटा हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? मुझे काटा एक बार मधुमक्खी ने, फिर गांव में क्या किया, जब मधुमक्खी ने काटा तो मेरी दादी बोलती है कि लोहे का चाकू, गांव में लोहे का चाकू रहता है, ठीक है, आयरन का नाइफ, तो वो चाकू के ऊपर अचार का राई तेल लगाया और वो लगा दिया फटक से जिधर पे मक्खी ने काटा था। तो ऐसा बोलते हैं उससे स्वेलिंग कम होती है या मधुमक्खी का जहर नहीं फैलता है, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला था। और हाँ, मतलब स्वेलिंग ज्यादा नहीं हुआ था मुझे उस टाइम पे। तो क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलता है हमको? आपका चेस्ट, आपका थ्रोट एकदम से
ऐसा लगता है दम घुटने लगा है, बॉडी ड्राई होने लग जाती है, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड टंग, रैश, डिजीनेस, लाल लाल हो जाता है, एकदम खुजली होने लग जाती है, करेक्ट. So it is feeling of tightness in the chest, rash and dizziness, then swelling of face. इसको बोलते हैं anaphylactic reaction to bee sting. It can start within 2 hours of the incident and rapidly progress. स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, पर 2 घंटे बाद ये धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होता है. Hives will develop on the face and body followed by other symptoms. चेहरा ऐसा एकदम से नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, लाइन लाइन आना चालू हो जाती है चेहरे पे, सच एज हेडेक, धीरे धीरे करके फिर सर दुखता है, चक्कर आती है, उल्टी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश इन द हॉस्पिटल. अरे भाई साहब, किसका सिंबल है ये? दिस इज नॉट बिलिंग एरिया, दिस इज नॉट वेटिंग रूम एरिया, दिस इज केयर एंड स्टाफ सर्विसेज. यस, नर्स ना, नर्स का काम होता है केयरिंग करना. सो दिस सिंबल इज फॉर केयर एंड स्टाफ सर्विसेज. यस. Which of the following is not a waterborne disease? Typhoid is a waterborne disease, cholera is a waterborne disease, hepatitis is a waterborne disease, but tuberculosis is airborne. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है जो हवा से फैलता है. It is not a waterborne disease, it is potentially serious infection जो लंग्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, चल नेक्स्ट. The doctors who specialize in women's health आर कॉल्ड, ये तो तुमको पता होना चाहिए ज्यादा करके, वो आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी ना, यस, डॉक्टर जी नाम है उसका, जी, डॉक्टर जी, जी फॉर गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑब्स्ट्रिशियन. तो जो फीमेल हेल्थ को देखता है, सो दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज कंसिडर्ड एज गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, फीमेल स्पेशलिस्ट. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, आप रीड कर सकते हो गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में. और ये गायनेकोलॉजी का जो ये होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, दिस इज आफ्टर योर MBBS. ओके, चल आगे बढ़ते हैं. डैश इज अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स. तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे आपको लाइसेंस वगैरह सब देखा जाता है? रजिस्टर्ड नर्स, दे प्रोवाइड यू हैंड्स ऑन केयर, ये आपका केयर भी करते हैं प्लस आपका कम्युनिटी सेटिंग, मेडिकल सेटिंग सब कुछ चेक करते हैं. ठीक है, दे आर लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड हैंड्स ऑन केयर. A registered nurse is a nurse who has completed a nursing program and met the requirements of a country, state, etc. licensing body to obtain nursing license. Okay, proper nurse के पास proper license वगैरह सब होता है, जैसे proper pharmacy वालों के पास license होता है. A child is admitted to the hospital with a diagnosis of Wilms tumor, stage 2. Which of the following statements accurately describe this stage? अभी इस ट्यूमर के बारे में हमने सुना नहीं है. What is Wilms tumor? देखो क्या होता है. हाँ, the child's tumor has progressed beyond the kidney, but it is completely removed. This statement more accurately describes this stage. Okay? देखो, stages of Wilms tumor is confirmed in surgery by, पहला stage 1 क्या होता है? The tumor is confined to the kidney, मतलब किडनी के पास जो ट्यूमर आता है उसको हम विल्स ट्यूमर बोलते हैं, विल्स ट्यूमर, ये स्पेलिंग. एंड इट हैज कंप्लीटली परमिएटेड. स्टेज 2 क्या होता है? द ट्यूमर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द किडनी, जो किडनी से भी दूर फैला हुआ है, बट इट इज कंप्लीटली डाइसेक्टेड आउट, लेकिन उसको हमने पूरी तरीके से निकाल दिया. स्टेज 3, रेसिड्यूअल नॉन हेमाटोजेनस ट्यूमर कन्फाइंड टू द एब्डोमेन, मतलब इट इज नॉन हेमाटोजेनस ट्यूमर जो आपके किडनी के साथ साथ बाकी के एब्डोमिनल ऑर्गन्स के पास भी पाया जा रहा है. हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस, दिस इज स्टेज 4 कैंसर, मतलब पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ये एब्डोमेन से भी पूरी बॉडी में फैल गया है ब्लड के थ्रू. दिस इज नॉन हेमाटोजेनस, विदाउट ब्लड, मतलब जो ब्लड से नहीं स्प्रेड हुआ है. बायलेटरल रीनल इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट एट डायग्नोसिस. यस, दिस इज स्टेज 5. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? अ चाइल्ड इज एडमिटेड एट ट्यूमर स्टेज 2. तो स्टेज 2 में क्या होता है? हमने ये ट्यूमर जो फैला हुआ है इसको हमने कट करके रिमूव कर दिया. बाकी सारे स्टेटमेंट से ज्यादा ये स्टेटमेंट करेक्ट मैच कर रहा है. ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद आंसर नहीं दे पाऊंगी, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू आंसर दिस, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया है, बट अभी आप लोग पढ़ रहे हो. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, समजा चुकून हाच क्वेश्चन आला, तर हे प्लीज वाचून जावा. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 क्या होता है पढ़ के जाओ. म्हणून हे दिलं इथे, मी हे इरेज करते, स्क्रीनशॉट घ्यायचं, so that you can टेक क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट,
A nurse is caring for a patient with peripheral vascular disease, मतलब कुछ blood vessels का problem है. The patient complains of burning and tingling of hands. ऐसा होता है ना गर्मी में हाथ जलते हैं, एकदम पैर जलते हैं, ऐसा मुझे कभी कभी होता है, ठीक है. And cannot tolerate touch of any kind, मतलब वो किसी चीज को टच भी नहीं कर पा रहा है. Which of the following is the most likely explanation of this symptoms? Inadequate tissue perfusion leading to nerve damage, मतलब आपका जो नर्व है वो प्रॉपरली सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से the person is suffering from this problem. इसको ischemic pain बोलते हैं. This refers to extreme pain that is caused by combination of vascular disease and inadequate fusion. ठीक है, चलो, ओके डन. फायनली वी आर डन. बापरे, आज कितना इंटेन्स सेशन्स था. अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आपण कधी वाचलेच नाहीये, पण मी असेच क्वेश्चन्स तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. आणि असा एक सॅम्पल पेपर मी आपल्या ज्ञान लॅब ऍप वरती अपलोड केलेला आहे. तुम्ही व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघत नाही आणि मग मुलं विचारतात मॅम ऍपचं नाव काय आहे, ऍप कुठे आहे. प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगा, ज्ञान लैब नाम है अपने ऐप का. आपको ऐप में लॉग इन करना है. लॉग इन करने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तर इथे सेकंड ऑप्शन असतो फ्री मटेरियलचा. ये फ्री मटेरियल के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, MH BSc नर्सिंग 2024. इस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा. ये सैंपल पेपर PYQs नहीं है, मेरे पास PYQs नहीं है. आई कैनॉट गिव यू PYQs, आई डोंट हैव PYQs. इसमें मैंने सिर्फ एक सैंपल पेपर अपलोड किया है. ये सॅम्पल पेपर आपको ये ऐसा आयडिया देगा की कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. तेच क्वेश्चन्स येणार आहेत का एग्जाम मध्ये? नो. पण तशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येणार का? यस. तो ये सैंपल पेपर सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए दिया गया है. और इसके अलावा हमारे चॅनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है, खूप साऱ्या मुलांना हे पण माहित नाही की कम्युनिटी सेक्शन कसं चेक करायचं असतं. तर सर्वप्रथम यूट्यूब सर्च करा ज्ञान लैब. ज्ञान लैब को जैसे ही आप ये करोगे, सर्च करोगे तो क्लिक करो. नीचे इधर बहुत सारा ऑप्शन आता है, इसमें से कम्युनिटी ऑप्शंस पे जाओ. कम्युनिटी ऑप्शंस पे जब आप जाओगे तो आपको ऐसा बहुत सारा पोल्स दिखाई देगा. अभी देखो 2 घंटे पहले, मतलब कुछ टाइम पहले ये पोल अपलोड हुआ है, फिर ये पोल अपलोड हुआ है. तो हमने नर्सिंग, ये देखो ये इंग्लिश का पोल है. मैंने आपको बोला था ना कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने फार्मसी के बच्चों की हेल्प की वैसे मैं नर्सिंग के बच्चों की भी हेल्प कर रही हूँ. तर नर्सिंगच्या मुलांसाठी इंग्लिशचे PYQs म्हणजे इंग्लिशचे MCQs पण मी पोलवर द्यायला स्टार्ट केलेला आहे. तो इंग्लिश के MCQs भी आपको मिल रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQs भी आपको मिल रहे हैं, बायोलॉजी का भी MCQs हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. जितना हो सके उतना वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू. बदले में आपसे सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि महाराष्ट्र का एक एक बच्चा जो नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके फ्री में, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल रुपीज फॉर दिस. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. जल्दी जल्दी सब लोग नीचे कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट सेशन कौन सा चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए या नर्सिंग एप्टीट्यूड का चाहिए या दोनों चाहिए. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ. और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चीटिंग मत करो, मुझे दिखाई देता है किसने सब्सक्राइब किया है किसने नहीं. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो. वीडियो अच्छी लगे, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, क्योंकि PPT बनाने में बहुत टाइम जाता है बाबा, तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू.